हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आपका। हम नॉर्सेट स्पेशल क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्सेट 2022 पार्ट 2 मेमोरी बेस्ड। इसमें हम नॉर्सेट 2022 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखेंगे, जिनके आगे आने के चांसेस हैं या उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उनको भी इसमें देखेंगे। तो इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर्मूला फॉर अनकफ्ड ईटी ट्यूब। अनकफ्ड ईटी ट्यूब के लिए एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन ए एज इन ईयर्स अपॉन 4+4, ऑप्शन बी एज इन ईयर्स अपॉन 4+3.5, ऑप्शन सी एज इन ईयर्स अपॉन 3.5+4 या फिर ऑप्शन नंबर डी एज इन ईयर्स अपॉन 4+3। ठीक है, तो कौन सी ट्यूब के लिए? अनकफ्ड ईटी ट्यूब के लिए। ठीक है, तो दो टाइप की ट्यूब ईटी ट्यूब यूज होती हैं। एक कौन सी होती है? ये तो कौन सी है ऊपर वाली? ये है अनकफ्ड। इस पर कफ नहीं होता, अनकफ्ड, कोई कफ नहीं है। इस पर क्या बना है? ये कफ बना हुआ है। तो ये अनकफ्ड ईटी ट्यूब है। यूज किस में होती है? चाइल्ड में, बच्चों में यूज होती है, क्योंकि उनका जो डायमीटर होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो नैरो होता है, इसलिए बच्चों में कौन सी होती है? अनकफ्ड ईटी ट्यूब यूज होती है। इसके अलावा जिन लोगों में, जिन एडल्ट्स में कफ्ड ईटी ट्यूब से प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, उनमें भी क्या यूज कर सकते हैं? अनकफ्ड ईटी ट्यूब यूज की जाती है। लेकिन यूज अगर पूछा जाएगा तो किसके लिए पूछा जाएगा? चाइल्ड के लिए। कौन सी? अनकफ्ड ईटी ट्यूब। उसके अलावा जिस पर कफ बना है ये कौन सी है? ये है कफ्ड ईटी ट्यूब। ये कौन सी है? कफ्ड ईटी ट्यूब। तो ये किस में यूज होती है? ये यूज होती है एडल्ट्स में। ये किस में यूज होती है? ये यूज होती है एडल्ट्स के लिए। तो एक तो हो गई अनकफ्ड जो चाइल्ड में यूज होती है, जिस पर कफ नहीं होता आगे, और एक कौन सी है? एक है कफ्ड ईटी ट्यूब जिस पर क्या है? कफ बना हुआ है आगे फिक्सेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा इमेज भी आती है इसकी, तो इमेज भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा क्या आ सकता है? ईटी ट्यूब की डायरेक्ट इमेज आती है कि आइडेंटिफाई द इमेज या नेम दिस इमेज। तो ये वाली इमेज आती है, ये बहुत ज्यादा ये वाली इमेज आती है। तो ये किसकी इमेज है? ये है ईटी ट्यूब की इमेज। और कौन सी है? ये कफ्ड ईटी ट्यूब। कफ बना हुआ है इस पे, किस में यूज करेंगे? एडल्ट में यूज करेंगे। कफ्ड ईटी ट्यूब है ये। ठीक है, तो ये किसकी इमेज है? ये है कफ्ड ईटी ट्यूब की इमेज। तो आपको याद रखनी है, ये इमेज पूछी जाती है कौन सी ट्यूब है, तो ये है एंडोट्रैकियल ट्यूब। उसके अलावा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अनकफ्ड ईटी ट्यूब के लिए। तो अनकफ्ड ईटी ट्यूब के लिए याद रखना एज इन ईयर्स अपॉन 4+4। अनकफ्ड ईटी ट्यूब के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, जिसका नाम क्या है? एज इन ईयर्स। क्या रखते हैं? एज इन ईयर्स अपॉन 4+4। ये तो किसके लिए है? ये है अनकफ्ड ईटी ट्यूब के लिए। अनकफ्ड ईटी ट्यूब का फॉर्मूला है। अनकफ्ड ईटी ट्यूब का साइज कैलकुलेट करने के लिए कि कितने एमएम का हम ईटी ट्यूब यूज करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है एज इन ईयर्स अपॉन 4+4। अगर आपसे पूछा जाए कि कफ्ड ईटी ट्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ईटी ट्यूब का, कफ्ड ईटी ट्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो कफ्ड ईटी ट्यूब के लिए भी लिख लो आप कफ्ड ईटी ट्यूब। तो एडल्ट में अगर ईटी ट्यूब का साइज आपको एमएम में कैलकुलेट करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यही करोगे आप। पहले तो यही लिखोगे एज इन ईयर्स अपॉन 4+3। तो ये याद रखना है आपको, कफ्ड ईटी ट्यूब के लिए क्या फॉर्मूला है? एज इन ईयर्स अपॉन 4+3। तो अनकफ्ड में +4 से हो रहा है और कफ्ड में +3 कर रहे हैं। तो ये है ईटी ट्यूब साइज कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अनकफ्ड ईटी ट्यूब जो यूज की जाती है चाइल्ड में, और कफ्ड ईटी ट्यूब जो यूज की जाती है एडल्ट्स में। तो इसका आंसर है ईटी ट्यूब फॉर्मूला अनकफ्ड ईटी ट्यूब के लिए एज इन ईयर्स अपॉन 4+4, और अगर कफ्ड ईटी ट्यूब का पूछे तो एज इन ईयर्स अपॉन 4+3। उसके बाद हम बात करेंगे ईटी ट्यूब के साइज की। ये इमेजेस की बात की हमने, देखी अनकफ्ड ईटी ट्यूब, कफ्ड ईटी ट्यूब। ठीक है, ये ईटी ट्यूब की इमेज बहुत ज्यादा आती है, तो ये भी हमने देखी है। उसके बाद अगर हम बात करें साइज की, साइज किसकी? ईटी ट्यूब की। तो जो ईटी ट्यूब का जो साइज होता है वो एज के अकॉर्डिंग होता है। ईटी ट्यूब का जो साइज होगा वो एज के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि नियोनेट में, किसमें? नियोनेट में। नियोनेट कौन हो गए? बर्थ से लेकर के 28 डेज तक, बर्थ टू 28 डेज।
इतनी एज ग्रुप में बच्चा क्या काउंट होता है, उसको कहा जाता है नियोनेट। अर्ली नियोनेट शुरू के एक हफ्ता अर्ली नियोनेट, 8वें दिन से 28वें दिन तक लेट नियोनेट। ठीक है, तो उसके बाद नियोनेट के लिए अगर आपसे पूछा नियोनेट के लिए क्या साइज होगा, तो एमएम में बात करेंगे हम। नियोनेट के लिए कितना होगा, 2.5 to 3.5 mm। ये साइज होगा किसका, ईटी ट्यूब का। ईटी ट्यूब का साइज कितना यूज करोगे आप नियोनेट्स के लिए, तो यूज करोगे 2.5 to 3.5 mm। ठीक है, एक आंसर अगर पूछे कि नियोनेट्स के लिए कितना, तो 3.5 mm, सिंगल आंसर 3.5 mm। ये क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे आप 3.5 mm को, किसके लिए, नियोनेट्स के लिए। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि नियोनेट के लिए क्या है, 2.5 to 3.5 mm किसका साइज है, ईटी ट्यूब का साइज है। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर बच्चा क्या है, अगर बच्चा क्या है, प्रीमैच्योर है, अगर बच्चा क्या है, प्रीमैच्योर है। ठीक है, प्रीमैच्योर है या फिर क्या हो गया है, प्रीटर्म है, प्रीटर्म है, प्रीमैच्योर है या प्रीटर्म बेबी के लिए ईटी ट्यूब का साइज कितना यूज करोगे, तो प्रीमैच्योर और प्रीटर्म के लिए 2.5 mm, 2.5 mm ईटी ट्यूब का साइज यूज होगा किसके लिए, प्रीटर्म बच्चे के लिए या फिर प्रीमैच्योर बच्चे के लिए, 2.5 mm ईटी ट्यूब का साइज। ठीक है, अगर आपसे पूछे टर्म बच्चे के लिए, बच्चा क्या है, टर्म है, टर्म पे पैदा हुआ है, फुल जेस्टेशनल एज के बाद पैदा हुआ है, तो तब उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए जो ईटी ट्यूब का साइज होगा टर्म बेबी के लिए वो होगा 3.5 mm। टर्म बेबी के लिए कितना होगा, 3.5 mm किसका साइज होगा, ईटी ट्यूब का। ठीक है, तो प्री टर्म के लिए कितना 2.5 mm और टर्म के लिए कितना 3.5 mm और न्यूनेट के लिए कितना 2.5 to 3.5, सिंगल आंसर 3.5 mm। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हमने किसके लिए बोला, ये तो हमने न्यूनेट्स के लिए बोला। अगर हम बात करें किसके लिए, इन्फेंट के लिए, अगर किसके लिए बात करें हम, इन्फेंट के लिए, तो इन्फेंट में कितना होगा, तो इन्फेंट में होगा 4 to 4.5 mm ईटी ट्यूब का साइज किसके लिए, इन्फेंट्स के लिए 4 to 4.5 mm। इसके अलावा चाइल्ड के लिए, अगर चिल्ड्रंस के लिए बात की जाए तो कितना होगा, 5 to 6 mm होगा किसका साइज, ईटी ट्यूब का साइज। चाइल्ड के लिए कितना, 5 to 6 mm। इसके अलावा अगर फीमेल एडल्ट्स की बात करें, किसकी बात करें, फीमेल एडल्ट की बात की जाए, तो फीमेल एडल्ट में यूज होगा 7 to 7.5 mm के साइज की ईटी ट्यूब। किसके लिए, फीमेल एडल्ट्स के लिए 7 to 7.5 mm ईटी ट्यूब। उसके अलावा अगर मेल एडल्ट की बात करें, अगर मेल एडल्ट की बात करें तो मेल एडल्ट के लिए जो ईटी ट्यूब का साइज यूज किया जाता है 8 to 9.5 mm, 8 to 9.5 mm। ठीक है, तो फीमेल एडल्ट्स के लिए 7 to 7.5 mm और मेल एडल्ट्स के लिए 8 to 9.5 mm। और अगर आपसे पूछे ना मेल पूछे ना फीमेल पूछे, क्या पूछे, डायरेक्ट एडल्ट्स के लिए, किसके लिए, एडल्ट के लिए, तो एडल्ट के लिए भी आप बताना 8 to 9.5 mm साइज की ईटी ट्यूब क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि साइज ऑफ ईटी ट्यूब किस में कितना किया यूज किया जाता है, उसकी इमेज देखी, कफ्ड ईटी ट्यूब अनकफ्ड ईटी ट्यूब की इमेज देखी और फॉर्मूला देखा ईटी ट्यूब का साइज कैलकुलेट करने का, जिसमें हमने कफ्ड ईटी ट्यूब का अलग से देखा और अनकफ्ड ईटी ट्यूब का अलग से देखा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईटी ट्यूब से रिलेटेड कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यूज्ड निडल आर डिस्कार्ड इन। यूज्ड निडल, निडल यूज करने के बाद किस में डिस्कार्ड होती है, रेड पंचर प्रूफ कंटेनर, व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, येलो पंचर प्रूफ कंटेनर या फिर ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर। तो निडल को हम क्या करते हैं, पंचर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं और यूज्ड निडल आपने देखा होगा किस में डिस्कार्ड होती है, एक व्हाइट बॉक्स बना होता है जो पंचर प्रूफ कंटेनर होता है, उसमें क्या की जाती है, डिस्कार्ड की जाती है। तो यूज्ड निडल किस में डिस्कार्ड की जाती है, व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में। कई बार इसकी इमेज भी आ जाती है, तो ये है, ये कौन सा है, ये है व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, यही है व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। तो इसी में क्या यूज, इसी में यूज्ड निडल डाली जाएगी
डिस्कार्ड की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, जिसमें क्या डिस्कार्ड की जाती है, यूज्ड निडल्स। यूज्ड निडल्स डिस्कार्ड की जाती है। तो आपसे इमेज भी पूछी जा सकती है कि ये क्या है, तो ये क्या है, व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर है। ठीक है, यूज क्या है, यूज्ड निडल को क्या करते हैं, इसमें डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, यूज्ड निडल किसमें, व्हाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेड फ्लाई कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लाई कौन सी डिजीज कॉज करती है, कालाजार, टाइफस, सैंड फ्लाई या मलेरिया। ठीक है, तो रेड फ्लाई क्या कॉज करती है, टाइफस। रेड फ्लाई से क्या होता है, टाइफस होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टाइफस किसके द्वारा कॉज होता है, रेड फ्लाई से। कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है कौन सी, टाइफस। कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है रेड फ्लाई। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी, टाइफस। किसके द्वारा कॉज होती है, रेड फ्लाई क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है। और बैक्टीरिया क्या है, इसका कॉज है, जो डिजीज को कॉज करता है। तो कौन सा फॉलोइंग डिजीज रेड फ्लाई क्या कर रही है, इसको कॉज है जिसका, तो रेड फ्लाई क्या कर रही है, इसको ट्रांसमिट करती है। और कॉज तो क्या है इसका, बैक्टीरिया। कॉज तो इसका क्या है, बैक्टीरिया। तो पिछली बार यही क्वेश्चन आया था कि रेड फ्लाई कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो रेड फ्लाई किस डिजीज को ट्रांसमिट करती है, उसका नाम है टाइफस, जिसका कॉज क्या है, बैक्टीरिया, जिसका क्या है, कॉज है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है काला आजार। काला आजार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काला आजार। तो काला आजार कौन कॉज करता है, तो काला आजार किसके द्वारा कॉज होता है, सैंड फ्लाई। ठीक है, काला आजार किसके द्वारा होता है, सैंड फ्लाई के द्वारा। ठीक है, सैंड फ्लाई क्या करता है, काला आजार को कॉज करता है। इसको क्या करके लेके जाता है, ट्रांसमिट। क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है, कौन, सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई क्या कर रहा है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो एक होता है कॉजेज। तो अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार कि कॉजेज, और कॉजेज में ये भी मान लिया जाता है कि हाँ कौन कर रहा है, सैंड फ्लाई क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो सैंड फ्लाई इसको कॉज नहीं कर रहा है, सैंड फ्लाई क्या कर रहा है, इसको ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो कई यह सब पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि रेड फ्लाई कॉजेज, यही पूछा जाता है, या सैंड फ्लाई कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, तो अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि ट्रांसमिटेड, कौन इसको ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में जो सैंड फ्लाई है या रेड फ्लाई है या जो भी वेक्टर है, वो क्या कर रहे हैं, डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे, कॉज नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कई बार एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि कर क्या रहे हैं, जो वेक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ट्रांसमिट, सैंड फ्लाई किसको ट्रांसमिट करती है, काला आजार को। और कॉज क्या है इसका, कॉज है पैरासाइट डिजीज है। कैसी डिजीज है, पैरासाइट कॉज करता है किसको, काला आजार को। और इस पैरासाइट का नाम भी आता है कई बार, लेशमेनिया। क्या कहते हैं इसे, लेशमेनिया पैरासाइट की वजह से क्या होता है, काला आजार कॉज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काला आजार ट्रांसमिट तो कौन कर रहा है, सैंड फ्लाई, लेकिन कॉज क्या है उसका, पैरासाइट। नाम क्या है, लेशमेनिया पैरासाइट क्या करता है, काला आजार को कॉज करता है। जबकि क्या, रेड फ्लाई किसको ट्रांसमिट करती है, रेड फ्लाई टाइफस को ट्रांसमिट करती है। और टाइफस किस टाइप की डिजीज है, टाइफस है बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय। ब्लैक लंग डिजीज कोल डस्ट से होती है, कॉटन डस्ट से होती है, सुगर केन डस्ट से होती है, या फिर एस्बेस्टोस फाइबर से होती है। तो कौन सी डिजीज है, ब्लैक लंग डिजीज। तो ब्लैक लंग डिजीज किससे होती है, कोल डस्ट से। इसका ऑप्शन आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कोल डस्ट। ठीक है, तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोग कोल माइन में वर्क करते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या डिजीज होती है। तो कोल माइन में क्या होगा, उनको कोल डस्ट देखने को मिलेगी। कोयले की अगर खदानों में जो काम करते हैं कोल माइंस में, तो वहां क्या होगी, कोल डस्ट होगी, और उनको क्या होगी, ब्लैक लंग डिजीज होगी। क्या हो सकती है, ब्लैक लंग डिजीज। ब्लैक लंग डिजीज होगी। जो लोग काम करते हैं कोल माइंस में, उनको क्या हो सकती है, ब्लैक लंग डिजीज हो सकती है। ठीक है, और किस से होती है, कोल डस्ट से होती है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या है,
और क्या है, कॉटन डस्ट से पूछ लेता है कई बार, ठीक है, किससे पूछ लेता है, कॉटन डस्ट से क्या होती है। तो जो कॉटन डस्ट है, रॉ कॉटन डस्ट क्या कॉज करती है, बाइसिनोसिस, बाइसिनोसिस, बाइसिनोसिस कॉज करती है। कौन सी, बाइसिनोसिस किसके द्वारा होती है, कॉटन डस्ट कॉज करती है बाइसिनोसिस। तो बाइसिनोसिस डिजीज कौन कॉज करता है, बाई SINOSIS, बाइसिनोसिस कौन कॉज करता है, बाइसिनोसिस किसके द्वारा कॉज होती है, कॉटन डस्ट से। उसके अलावा आपसे पूछता है कौन सी, सुगर केन डस्ट से क्या होती है। तो सुगर केन डस्ट से भी कई बार पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे सुगर केन डस्ट से क्या होती है, सुगर केन डस्ट से कौन सी डिजीज होती है, तो बैगेसोसिस, बैगेसोसिस डिजीज होती है किससे, सुगर केन डस्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुगर केन डस्ट से क्या होती है, बैगेसोसिस होती है। कॉटन डस्ट से बाइसिनोसिस डिजीज हो सकती है। उसके अलावा ब्लैक लंग डिजीज किसकी वजह से होती है, कोल डस्ट से होती है। और जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं, कोयले की खदानों में काम करते हैं, उनको क्या हो सकती है, ब्लैक लंग डिजीज। उसके अलावा क्या क्या होती है, सिलिका डस्ट से, सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट से क्या होती है, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस सिलिका डस्ट से। उसके बाद एस्बेस्टोस फाइबर, एस्बेस्टोस डस्ट से क्या होगी, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक है। तो ये तो इजी है, ये ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये सीधे सिलिकोसिस, सिलिका से, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस डस्ट से। जबकि ये पूछे जाते हैं सुगर केन डस्ट से, या फिर कॉटन डस्ट से, या फिर कोल माइन वर्कर को या कोल डस्ट से क्या डिजीजेस हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंगिंग ऑफ स्कैपुला आफ्टर मैस्टेक्टमी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व। ठीक है, क्या हुई है, मैस्टेक्टमी हुई है। मैस्टेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, क्या हुए हैं, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट या फिर रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज। इस सर्जरी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैस्टेक्टमी। इसके बाद मैस्टेक्टमी होने की वजह से कोई नर्व डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला किसकी तरह दिख रहा है, पंखों की तरह दिख रहा है। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला किसकी वजह से हुआ है, तो स्कैपुला का विंगिंग किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ऑप्शन नंबर बी ब्रैकियल, ऑप्शन सी रेडियल, या फिर ऑप्शन नंबर डी फीमोरल नर्व। तो किसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। किसकी डैमेज की वजह से, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक है, तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व किसको सप्लाई करती है, तो ये सप्लाई करती है किसको, एक तो कौन सी मसल से, पहली मसल से कौन सी, एंटीरियर, एंटीरियर सेरेटस मसल, एंटीरियर सेरेटस मसल, एंटीरियर सेरेटस मसल। और दूसरी मसल्स, एक और मसल से, इसका नाम है ट्रेपीजियस मसल, ट्रेपीजियस मसल। तो इन मसल का क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। इन दोनों मसल्स का क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। कौन कौन सी मसल्स का पैरालाइसिस हो जाता है, एंटीरियर सेरेटस मसल का और ट्रेपीजियस मसल का क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। किस नर्व की डैमेज होने की वजह से, लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज होने की वजह से। तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज होगी तो वो किसको सप्लाई कर रही है, वो सप्लाई कर रही है एक तो एंटीरियर सेरेटस मसल को और ट्रेपीजियस मसल को। ठीक है, तो इन दोनों का पैरालाइसिस हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो क्या है, स्कैपुला है, उसका क्या हो सकता है, विंगिंग हो सकता है। ठीक है, और एंटीरियर सेरेटस मसल ये क्या है, ये नॉर्मल, देखिए आप, स्कैपुला ये नॉर्मल है और ये क्या है, विंगिंग, ये पंखों की तरह हो गया है। तो विंगिंग ऑफ क्या हो गया है, स्कैपुला हो गया है। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला किसकी वजह से हो रहा है, ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व में डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से एंटीरियर सेरेटस मसल और ट्रेपीजियस मसल का पैरालाइसिस हो गया। और जो एंटीरियर सेरेटस मसल है वो कहां पर होती है, इसके मीडियल एस्पेक्ट, किसके, स्कैपुला के मीडियल एस्पेक्ट पे लगी होती है। तो उसका अगर पैरालाइसिस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, विंगिंग हो जाएगी, पंखों की तरह दिखेगी। क्या, स्कैपुला, नाम दिया विंगिंग ऑफ स्कैपुला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व के डैमेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, हीट
सेंसिटिव मतलब जो हीट में क्या हो जाएगी, अपनी पोटेंसी लॉस कर देगी, इफेक्टिवनेस चली जाएगी, खराब हो जाएगी जो वैक्सीन, वो कौन सी है, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी या टीटी। तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओपीवी। कौन सी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी क्या है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन, सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है। स्टोरेज टेम्परेचर है इसका कोल्ड चेन में -20 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करके रखते हैं, किसको, ओपीवी को। तो ओपीवी का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस, और सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट। सभी किसमें आते हैं, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में, किसी एक को छोड़ करके। तो क्या फाइलेरिया आता है, चिकनगुनिया, डेंगू या प्लेग, तो इनमें से कोई एक नहीं आता है। तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो हुआ था वो लॉन्च हुआ था कब, 2002 से 2003 में। तो 2002-2003 में लॉन्च किया गया था कौन सा प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो किससे कंट्रोल करता था, जो डिजीज क्या है, वेक्टर बोर्न है। जो डिजीज कौन सी है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। तो वेक्टर बोर्न डिजीज मतलब जिनको कौन कैरी करता है, वेक्टर कैरी करते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर भी क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टेड, जो किससे, इन्फेक्टेड एनिमल या फिर किससे, इन्फेक्टेड ह्यूमन से डिजीज को कैरी करते हैं, किसमें, दूसरे ह्यूमन में, ठीक है, या फिर दूसरे एनिमल में, किसी दूसरे एनिमल में भी कर सकते हैं। तो किसी इन्फेक्टेड एनिमल से किसी ह्यूमन बीइंग में जो डिजीज को कैरी करके लेके जाते हैं वेक्टर, जैसे मॉस्किटो वेक्टर बोर्न डिजीज बहुत होती है, तो मॉस्किटो भी क्या एक वेक्टर है जो क्या करता है, मलेरिया को ट्रांसमिट करके, जैसे कौन सी, प्लाज्मोडियम क्या है, उसका कॉज है मलेरिया के, लेकिन फीमेल एनाफिलीज क्या है, मॉस्किटो, वो क्या करती है, उसको ट्रांसमिट करती है, किसको, मलेरिया को, किसी एक से दूसरे में। ठीक है, तो कॉज क्या है उसका, प्लाज्मोडियम है, लेकिन ट्रांसमिट कौन कर रहा है उसको, तो ट्रांसमिट एक मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज जिसको क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। तो इस प्रकार की डिजीजेस को क्या कहा जाता है, वेक्टर बोर्न डिजीज कहा जाता है, जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक से दूसरे में उस डिजीज को लेकर के जा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो डिजीज वेक्टर बोर्न है। तो इन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम 2002-2003 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं, जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में, इसमें एक तो फाइलेरिया आता है, चिकनगुनिया आता है, डेंगू आता है, प्लेग नहीं आता। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेग नहीं आता है किसमें, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में। तो कितनी डिजीज आती हैं, लगभग 6 डिजीज आती हैं इसमें। एक तो फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इसके अलावा चौथी क्या है, जैपनीज एंसिफेलाइटिस। उसके अलावा 5वीं डिजीज कौन सी है, मलेरिया। 5वीं डिजीज कौन सी है, मलेरिया। तो एक तो फाइलेरिया हो गया, एक कौन सी होगी, चिकनगुनिया हो गई, एक क्या हो गया, एक हो गया डेंगू हो गया, चौथी क्या, एक है जैपनीज एंसिफेलाइटिस, एक है मलेरिया, और एक और है जिसका नाम है काला आजार। एक और छठी डिजीज है जिसका क्या नाम है, काला आजार। तो ये किसके अंडर आती है, ये आती है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के, इसके अलावा कोई डिजीज उसमें नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम फॉलोइंग विच इज द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ होल्डिंग द बेबी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड है बच्चे को होल्ड करने का ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, होल्ड ओनली नेक, ऑप्शन बी होल्ड बेबीज लोअर पार्ट, ऑप्शन सी होल्ड बेबी इन अपराइट पोजीशन, या फिर डी होल्ड बेबी गिविंग सपोर्ट टू होल बॉडी। तो सबसे बेस्ट, सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा मेथड है इनमें से, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होल्ड बेबी गिविंग सपोर्ट टू होल बॉडी। बच्चे को क्या करना है, ऐसे होल्ड करना है, पूरी बॉडी को सपोर्ट देते हुए बच्चे को क्या करना है, होल्ड करना है। वही क्या है, सबसे एप्रोप्रिएट पोजीशन है किसके लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे एप्रोप्रिएट मेथड है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे नहीं, ये नहीं करना है, कैसे करना है, इस तरह से होल्ड करके रखना है
पूरी बॉडी को क्या दिया है, देखो आप इमेज में देख सकते हैं, पूरी बॉडी को क्या दिया है, हाथ से यहां से सपोर्ट दिया है, नेक को भी सपोर्ट दिया है, मिडिल पार्ट को भी और लोअर पार्ट को भी क्या दिया, पूरी बॉडी को सपोर्ट देकर के क्या करवाया जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग। और यही क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है किसके लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नर्स हैड अ निडल स्टिक इंजरी विद अ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड निडल, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। नर्स को क्या होगी है, निडल स्टिक इंजरी हो गई है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पेशेंट की निडल से, तो क्या होगा, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, ए wash puncture side with soap and water, start PEP treatment immediately, C get a doctor appointment, या फिर D collect needle for laboratory check। तो सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा इसका, सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वॉश पंचर साइट विद सोप एंड वाटर। अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाए तो सबसे पहले तो क्या काम करना है, जो पंचर साइट जहां पर इंजरी हुई है उसको पहले तो सोप एंड रनिंग वाटर से क्या करना है, उस हाथ को, उस साइड को क्या करना है, वॉश करना है, धोना है। ठीक है, तो रनिंग टैप वाटर से क्या किया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, उसको धोया जाता है पंचर साइड को। अगर क्या हो गई है, निडल प्रिक इंजरी हुई है, निडल स्टिक इंजरी हुई है इन्फेक्टेड पर्सन से, चाहे हेपेटाइटिस बी से हो या फिर वो क्या हो, HIV इन्फेक्टेड पर्सन हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिवर बायोप्सी इज। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लिवर बायोप्सी का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, डायबिटिक कंडीशन ऑफ पेशेंट, बी डिक्रीज्ड एपीटीटी टाइम, सी इंक्रीज्ड एपीटीटी टाइम, या फिर डी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। तो कौन सा इसका क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन जो माना जाता है किसका, लिवर बायोप्सी कब नहीं करते, तो कोई ब्लीडिंग या कैसा डिसऑर्डर हो, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, एपीटीटी टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एपीटीटी टाइम का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। ये टाइम क्या बताता है, ये टाइम बताता है कि कितना टाइम लगता है किसमें, क्लॉट फॉर्मेशन होने में। तो अगर क्या ये टाइम अगर बढ़ जाएगा, तो ये टाइम अगर बढ़ जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन का टाइम, एपीटीटी क्या है कि कितना टाइम लग रहा है क्लॉट फॉर्मेशन में, और ये टाइम अगर इंक्रीज हो जा रहा है तो इसका मतलब कि क्लॉट फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो क्लॉट फॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं, लिवर बायोप्सी कर रहे हैं। तो लिवर बायोप्सी कर रहे हैं तो अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहां से लीकेज होता रहेगा, तो वहां से ब्लड का लीकेज होता रहेगा, ठीक है, प्लाज्मा का लीकेज होता रहेगा अगर क्लॉट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। तो अगर ये लीकेज होता रहा तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या माना जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर उसको क्या है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है किसी भी टाइप का या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो हम क्या नहीं करते, लिवर बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है इस प्रकार की डिजीज में। तो इसका आंसर क्या है, इंक्रीज होना एपीटीटी टाइम। अगर क्लॉट फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम क्या नहीं करेंगे, फिर लिवर बायोप्सी नहीं करेंगे, क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, लीकेज होता रहेगा प्लाज्मा का और किसका, ब्लड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट इंक्लूडिंग आई बॉल्स एंड आई लिड्स। ठीक है, तो आई सर्जरी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आगे पीछे क्वेश्चन पूछता रहता है। क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है कि सर्जिकल रिमूवल कर रहे किसका, सारा कंटेंट, ऑर्बिट के ऑर्बिटल कैविटी है उसका सारा कंटेंट, जिसमें आई बॉल भी और आई लिड भी इंक्लूडेड है, उस सर्जरी को क्या कहते हैं। तो हम देखेंगे, पहले मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूं कि क्या क्या इसके लिए कौन कौन सी सर्जरीज होती है, किसके लिए, आई के लिए। तो जो आई के लिए, जो आई रिमूविंग जो सर्जरी, आई को रिमूवल करने की जो सर्जरी है, उसमें सबसे पहले आता है एवेसिरेशन। एवेसिरेशन सर्जरी क्या होती है, जिसमें रिमूवल किया जाता है कंटेंट्स ऑफ आई, आई के अंदर के कुछ कंटेंट्स को रिमूवल किया जाता है, जबकि इंटैक्ट रहते स्क्रीनल सेल और उसके साथ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को नहीं हटाया जाता, केवल कंटेंट्स हटाया जाता है आई में से। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, उसके बाद दूसरा है एक्सेंटरेशन। एक्सेंटरेशन क्या है, एक्सेंटरेशन रिमूवल ऑफ द ग्लोब अलोंग विद ऑल सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ऑर्बिट, आईबॉल, फैट, मसल। क्या कह रहा है, सब कुछ रिमूव कर दिया है, ग्लोब अलोंग विद द सॉफ्ट टिश्यूज भी, ऑर्बिट भी, आईबॉल भी, फैट, मसल्स, सब कुछ रिमूव कर दिया। कंटेंट ही नहीं किया, आईबॉल, उसके एसेसरी सराउंडिंग सारी मसल्स रिमूव हो गई हैं,
तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेंटेरिएशन कहा जाता है। एक्सेंटेरिएशन कहा जाता है। इमेज में देखें हम एक्सेंटेरिएशन, ये वाली इमेज किसकी है, एक्सेंटेरिएशन, एक्सेंटेरिएशन, जिसमें क्या रिमूव किया गया है, देखिए सारा कुछ रिमूव कर दिया गया है, सब कुछ, आई बॉल भी, सराउंडिंग मसल्स भी, फैट भी, सब कुछ, आई लिड भी, सब कुछ रिमूवल किया गया है। इस सर्जरी को क्या कहा जाता है, एक्सेंटेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेंटेरिएशन किसको कहा जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट रिमूवल है, क्या है, रिमूवल ऑफ द आई बॉल, एनुक्लिएशन। क्या कहा जाता है इसको, एनुक्लिएशन। एनुक्लिएशन क्या है, रिमूवल ऑफ द आई बॉल बट द एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आई सॉकेट एंड आई लिड रिमेन। ठीक है, केवल किसका, आई बॉल का रिमूवल किया जा रहा है, किसमें, एनुक्लिएशन। तो इसकी इमेज दिखाता हूं मैं आपको एनुक्लिएशन की, ये है, ये क्या है, एनुक्लिएशन। एनुक्लिएशन, एनुक्लिएशन में क्या किया, केवल आई बॉल को रिमूव किया गया, जबकि आई लिड भी वैसे ही है, उसका सराउंडिंग स्ट्रक्चर भी वैसे ही है। केवल क्या हटाया गया है, बाकी सब सही है, केवल आई बॉल का रिमूवल इसमें किया गया है। इस सर्जरी को क्या कहा जाता है, एनुक्लिएशन। तो ये देखिए डिफरेंस देख लीजिए आप, एक्सेंटेरिएशन में सब कुछ रिमूव कर दिया गया, आई लिड को भी रिमूव कर दिया गया, सारा सराउंडिंग मसल्स, आई बॉल, सब कुछ, लेकिन इसमें केवल किसका रिमूवल किया गया, केवल आई बॉल का रिमूवल किया गया है, किसमें, एनुक्लिएशन में, केवल आई बॉल का रिमूवल किया गया एनुक्लिएशन में। तो हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट इंक्लूडिंग आई बॉल्स एंड आईलिड, सब कुछ रिमूव कर दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेंटेरिएशन। एक्सेंटेरिएशन में सब कुछ रिमूवल, अगर केवल क्या कर दिया गया, आई बॉल रिमूव किया गया, तो उसका नाम क्या है, एनुक्लिएशन। ठीक है, एनुक्लिएशन उसको कहा जाता है। और एविसरेशन क्या है, एविसरेशन क्या है, केवल आई के कंटेंट्स को अगर क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग टू वेंटिलेटेड पेशेंट। पेशेंट किस पे, वेंटिलेशन पे, पहले से वेंटिलेटेड है, उसके लिए सक्शन की ड्यूरेशन क्या होगी, 20 to 25 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड, या फिर 10 to 15 सेकेंड। तो अगर पेशेंट वेंटिलेशन पे होता है तो हम क्या करते हैं, सक्शन की ड्यूरेशन नॉर्मल से उसमें कम रखी जाती है, और कहां तक यूज करते हैं, अप टू 10 सेकेंड, इससे ज्यादा हम उसमें सक्शन की ड्यूरेशन नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर होगा वेंटिलेटेड पेशेंट में 5 to 10 सेकेंड, कितना, 5 to 10 सेकेंड कम रखी जाती है सक्शन की ड्यूरेशन, क्योंकि वेंटिलेटेड हो, पहले से उसको क्या हाइपोक्सिया हो रखा है, और सक्शन अगर हम प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग करते हैं तो उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसका साइड इफेक्ट, सॉरी साइड इफेक्ट क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। तो हाइपोक्सिया, उसको पहले से हम ज्यादा अगर प्रोलॉन्ग सक्शनिंग करेंगे तो उसको हाइपोक्सिया होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए सक्शन की ड्यूरेशन क्या रखी जाती है, नॉर्मल से लेस रखी जाती है, किसमें, वेंटिलेटेड पेशेंट में। ठीक है, तो सक्शन की अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, किसकी ड्यूरेशन, सक्शन की ड्यूरेशन, हमने देखा वेंटिलेटेड में 5 to 10 सेकेंड। तो सक्शन की अगर ड्यूरेशन, अगर नॉर्मल की बात करें, एडल्ट में सक्शन ड्यूरेशन अगर किसमें, एडल्ट्स में रखी जाती है 10 to 15 सेकेंड, नॉट मोर देन 15 सेकेंड। कभी भी 15 सेकेंड से ज्यादा सक्शन का ड्यूरेशन यूज नहीं करते हैं, किसके लिए, एडल्ट्स के लिए। ठीक है, तो 10 to 15 सेकेंड रेंज में आंसर जाता है एडल्ट के लिए सक्शन की ड्यूरेशन, जबकि चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए कितना होना चाहिए, चाइल्ड के लिए 5 to 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं। अगर आपने 15 सेकंड से ज्यादा एडल्ट में कर लिया, 10 सेकंड से ज्यादा चाइल्ड में कर लिया, तो क्या हो सकता है उसको, हाइपोक्सिया, प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग की वजह से। तो वेंटिलेटेड पर्सन में भी कितना, 5 to 10 सेकंड, और चाइल्ड में भी कितना, 5 to 10 सेकंड, किसका ड्यूरेशन, सक्शन का ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सक्शन का ड्यूरेशन वेंटिलेटेड पेशेंट में कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए नॉर्मल से, और कितना, 5 to 10 सेकेंड। इसके अलावा हम बात करें सक्शन प्रेशर की। तो सक्शन की हमने ड्यूरेशन की बात करी, सक्शन प्रेशर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सक्शन प्रेशर की अगर बात करें, सक्शन प्रेशर वॉल सक्शनिंग का सक्शन प्रेशर, तो वॉल सक्शनिंग का अगर हम सक्शन प्रेशर की बात करें, तो अगर हम बात करें किसमें, प्रीटर्म बच्चे में, प्रीटर्म बेबी में, तो प्रीटर्म में कितना होना चाहिए, प्रीटर्म में होता है 40 to 60 mm ऑफ Hg, प्रीटर्म में होता है 40 to 60
mm ऑफ Hg। टर्म बेबी में कितना होता है सक्शन का प्रेशर, वॉल सक्शन का प्रेशर कितना यूज करते हैं, तो यूज करते हैं 60 to 80 mm ऑफ Hg, 60 to 80 mm ऑफ Hg। जबकि चाइल्ड में कितना यूज करते हैं, चाइल्ड में जो यूज किया जाता है सक्शन प्रेशर वो होता है 80 to 100 mm ऑफ Hg, 80 to 100 mm ऑफ Hg, 80 to 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। और 100 mm ऑफ Hg से ज्यादा यूज नहीं किया जाता किसमें, चाइल्ड में। 100 mm ऑफ Hg लास्ट लिमिट है, इससे ज्यादा सक्शन प्रेशर यूज नहीं करते किसके लिए, चाइल्ड के लिए। तो चाइल्ड में जो सक्शन प्रेशर है वो कितना यूज किया जाता है, वो किया जाता है 80 to 100 mm ऑफ Hg। उसके अलावा अगर हम बात करें एडल्ट्स में, एडल्ट के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से किसी का भी पूछ लेता है। एडल्ट के लिए ये मेन है 100 to 120 mm ऑफ Hg, 100 to 120 mm ऑफ Hg सक्शन प्रेशर किसके लिए यूज करते हैं, एडल्ट के लिए। और अगर सीक्रेशन थिक है, सीक्रेशन अगर थिक है तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू, एक्सटेंड किया जा सकता है कहां तक, एक्सटेंड अप टू 150 mm ऑफ Hg, किसमें, एडल्ट में। तो एडल्ट में सक्शन प्रेशर कितना बताया, 100 to 120 mm ऑफ Hg, लेकिन अगर सिक्रीशन थिक है तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कहां तक, 150 mm ऑफ Hg तक सक्शन प्रेशर किसके लिए, एडल्ट के लिए। तो ये हमने देखा सक्शन की ड्यूरेशन और सक्शन प्रेशर प्रीटर्म में 40 to 60 mm ऑफ Hg, टर्म में 60 to 80 mm ऑफ Hg, चाइल्ड में 80 to 100 mm ऑफ Hg और एडल्ट्स में 100 to 120 mm ऑफ Hg, और एक्सटेंड कर सकते हैं एडल्ट में सक्शन प्रेशर 150 mm ऑफ Hg तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनेट फेलियर टू पास मिकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ में इंडिकेट। एक मिकोनियम नहीं पास कर पा रहे एक न्यूनेट, 24 आवर्स हो चुके हैं बर्थ तक, जबकि 90% न्यूनेट 24 आवर्स तक क्या कर देते हैं, मिकोनियम को पास कर देते हैं। तो कौन सी डिजीज हो सकती है, क्या एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, क्या सीलियक डिजीज है, क्या हिट्सप्रंग्स डिजीज है, या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो इसका आंसर आपको ज्यादातर पता ही होगा कि एक न्यूनेट, एक न्यूबॉर्न अगर क्या नहीं कर पा रहा है, मिकोनियम पास नहीं कर पा रहा है, 24 घंटे हो चुके हैं बर्थ को, तो उसको डिजीज है आंसर नंबर सी, हिट्सप्रंग्स डिजीज या फिर कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। हिट्सप्रंग डिजीज है उसको अगर बच्चा 24 घंटे तक मिकोनियम पास नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हम उसको क्या इंडिकेट कर सकती हो कि क्या हो सकता है, उसको हिट्सप्रंग डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो ये किस में दिखता है, न्यूबॉर्न में क्या नहीं कर पाता है, 24 घंटे तक मिकोनियम पास नहीं कर पाता है। अगर चाइल्ड में बात करें कि चाइल्ड में क्या क्लिनिकल फीचर दिखता है हिट्सप्रंग डिजीज का, ठीक है, तो चाइल्ड में अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्या देखने को मिलता है, रिबन लाइक स्टूल। क्या देखने को मिलता है, रिबन लाइक स्टूल। रिबन लाइक स्टूल होता है किसमें, चाइल्ड में रिबन की तरह स्टूल होता है, रिबन की तरह स्टूल दिखता है किसमें, बच्चे में अगर उसको क्या हो, हिट्सप्रंग डिजीज। न्यूबॉर्न तो मिकोनियम पास नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया तो उसमें कैसा दिखेगा, उसमें रिबन लाइक स्टूल दिखेगा अगर उसको क्या है, हिट्सप्रंग डिजीज है। और रिबन लाइक स्टूल एक तो किसमें दिखता है, हिट्सप्रंग डिजीज में। ठीक है, हिट्सप्रंग्स डिजीज, एक तो हिट्सप्रंग्स डिजीज में, और उसके साथ हिट्सप्रंग डिजीज के साथ एक और डिजीज होती है कोलोनल कैंसर। कोलोनल कैंसर, इसमें भी क्या दिखता है, रिबन लाइक स्टूल। तो हिट्सप्रंग डिजीज और कोलोनल कैंसर के जो बच्चे होते हैं उनमें रिबन लाइक स्टूल दिखता है। और न्यूबॉर्न में हिट्सप्रंग डिजीज का जो न्यूबॉर्न है, न्यूनेट है, वो मिकोनियम ही पास नहीं कर पाता कब तक, 24 आवर्स तक। तो ये उसका क्या क्लिनिकल फीचर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऑल आर ट्रू अबाउट फिब्राइल सीजर इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। बच्चों में फिब्राइल सीजर के बारे में सब कुछ सत्य है एक वचन को छोड़कर। तो वो वचन कौन सा है वो हमें देखना है इसमें से कि कौन सा सत्य नहीं है इसमें से। तो पहला क्या है, एडमिनिस्टर पैरासिटामोल इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बी रिस्क ऑफ इंजरी। सी सेरेब्रल हाइपोक्सिया इज एविडेंट। या फिर यंग एज इज नॉट अ मेजर रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो फिब्राइल सीजर क्या होता है, फिब्राइल सीजर होता है कि अगर कोई किसी को इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो जाता है, और फीवर हाई ग्रेड फीवर रहता है, और इतना हाई ग्रेड रहता है कि उसकी वजह से क्या आ जाते हैं, उसमें सीजर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिब्राइल सीजर में, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, फीवर होता है, और फीवर भी कैसा होता है,
हाई ग्रेड ज्यादा फीवर होता है, और हाई ग्रेड फीवर की वजह से क्या हो जाते हैं बच्चे में, सीजर देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फिब्राइल सीजर। तो इसमें क्या होता है, फिब्राइल सीजर, सेरेब्रल हाइपोक्सिया इज एविडेंट, ये भी है सेरेब्रल हाइपोक्सिया एविडेंट देखने को मिलता है किसमें, फिब्राइल सीजर में, कि सेरेब्रल हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो रहे हैं, फिब्राइल सीजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। उसके अलावा रिस्क ऑफ इंजरी, हाँ तो अगर सीजर आ रहे हैं तो रिस्क ऑफ इंजरी तो होगी उसको, ठीक है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है सीजर में प्रिवेंट करना रिस्क ऑफ इंजरी से। उसके अलावा क्या, एडमिनिस्टर पैरासिटामोल इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, अगर उसको फीवर हो रहा है तो फीवर में पैरासिटामोल तो संजीवनी है, संजीवनी बूटी है, तो अगर संजीवनी ही को हम मना कर देंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका पार्ट है मैनेजमेंट का कि एडमिनिस्टर करना क्या, पैरासिटामोल। तो ये तो तीनों पार्ट है, बचा क्या, यंग एज, तो इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी, यंग एज इज नॉट अ मेजर रिस्क फैक्टर। तो यंग एज में भी हो सकता है फिब्राइल सीजर, इन्फेक्शन अगर कोई सा हो, उसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर हो जाए और उसकी वजह से सीजर अगर लीड कर रहा है तो क्या है, उसको फिब्राइल सीजर कहा जाता है। उसके अलावा इसमें जो फिब्राइल सीजर में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और कौन सा भी, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। बैक्टीरियल और वायरल दोनों प्रकार के इन्फेक्शन, ज्यादा कॉमन जो फिब्राइल सीजर कॉज करता है वो कौन से, वायरल इन्फेक्शन से ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं किसके, फिब्राइल सीजर के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइंडिंग इन ईसीजी। मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है ईसीजी की, एसटी सेगमेंट चेंजेस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंजेस, पी वेव डिप्रेशन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम टाइम है नॉर्थ साइड में, तब तक आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।